नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है गुलाम वंश की जो शुरुआत हुई 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। तो इस गुलाम वंश को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि गुलाम वंश से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर हर एक वनडे एग्जाम में किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं गुलाम वंश से। इसलिए गुलाम वंश को अच्छे से और विस्तार से इसको पढ़ेंगे। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह जो ये दो शासक हैं, ये दो शासक कुतुबी वंश या दास वंश कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3 इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। जो ये शासक हैं ये शमसी राजवंश से कहलाते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश शमसी वंश का था, इसलिए इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी शमसी राजवंश से कहलाए। और बलबन, कैक्युबाद और क्यूमर्स, ये 3 शासक बलबनी वंश के कह रहे हैं, क्योंकि जब बलबन ने शासन शुरू किया तो वहाँ उसके उत्तराधिकारी बलबनी वंश के कहलाए। अब इन शासकों का विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को या एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग स्क्रिप्ट ना करके पूरा देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन पीर बख्श कहलाता था, यानी हाथियों को दान देने वाला। इसके बाद कुतुबुद्दीन लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार को पूरा निर्माण नहीं करवाया था, सिर्फ नींव रखी थी। और जो कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था या दास था, और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को मलिक की उपाधि से नवाजा था। और कुतुबुद्दीन के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। और ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का देवता, यानी ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का देवता। और कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी और फ़कीर मुदबिर नामक 2 विद्वान दरबार में रहते थे। हसन निजामी और फ़कीर मुदबिर। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन्होंने जैन मंदिर को तोड़कर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। संभवतः भारत में पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम ही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी, जो पहले विग्रह फोर्थ द्वारा निर्माण किया गया संस्कृत विद्यालय था, जिसको तोड़कर वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कब्र है वो लाहौर में स्थित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मोहम्मद गौरी था, उसने भारत के जीते हुए प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर अपने वापस लौट गया था। अगला है आराम शाह। तो आराम शाह ने
1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह एक आयोग शासक सिद्ध हुआ, जैसा उसका नाम तैसा उसका काम। और आराम शाह ने मात्र 8 महीने तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसे हराकर बंदी बना लिया और इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, गद्दी पर अधिकार कर लिया। अगला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। और इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था और इसके पिता का नाम इलाम खां था और इल्तुतमिश शमसी वंश का था, इसलिए इसके बाद के उत्तराधिकारी शमसी वंश के कहलाए। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये इल्तुतमिश दास था और इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को दिल्ली ले आया। और ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, यानी जब ऐबक की मृत्यु हुई तब इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश शमसुद्दीन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ने जिसकी नींव डाली, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि प्रदान की और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सल्तनतकारों पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। यानी इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की और इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए और उन सिक्कों पर इल्तुतमिश ने खलीफा का नाम अंकित करवाया। यानी कि जो इल्तुतमिश सिक्के चलवाए उसने उन सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। इल्तुतमिश ने एक चांदी का सिक्का चलवाया जिसे टका कहते थे और एक तांबे का सिक्का चलवाया जिसे जीतल कहते थे। यानी चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल। इल्तुतमिश ने स्वयं को नासिर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा था। यानी इल्तुतमिश ने अपने आप को स्वयं को नासिर उल मोमिन से नवाजा था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी और इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 सरदारों का गठन किया था। और इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। यानी कि इल्तुतमिश ने गुंबद बनाने की प्रथा को शुरू किया और इल्तुतमिश को ही मकबरा का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही मकबरा का जनक कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर मकबरा का निर्माण करवाया था, इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा का जनक कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने महाकाल में स्थित उज्जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था और नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और रणथंबोर को जीतने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था। यानी इल्तुतमिश से पहले किसी ने भी रणथंबोर को नहीं जीत पाया था। और इल्तुतमिश के काल में सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण दिल्ली को हजारते दिल्ली कहा गया। यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में संस्कृत को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इसलिए दिल्ली को हजारते दिल्ली कहा गया।
और इल्तुतमिश के शासनकाल में जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था तो वह लाल वस्त्र धारण करता था। यानी कि जिस व्यक्ति को न्याय सुल्तान से चाहिए होता था तो वो लाल वस्त्र धारण करता था। और इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज उस सिराज रहता था। इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज उस सिराज नामक विद्वान रहता था और इन्होंने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक की रचना की। यानी मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी है। और इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में नासरी मदरसा का निर्माण करवाया था। यानी नासरी मदरसा का जो निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में करवाया था। और 1221 ईस्वी में जब चंगेज खां के नेतृत्व वाली मंगोल सेना ने भारत पर आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश ने उस आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की थी। और इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हो गई थी। और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। रुकनुद्दीन फिरोज यानी कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज हुआ, जिसने 1236 ईस्वी में शासन किया। और रुकनुद्दीन फिरोज ये विलासी तबीयत का था, यानी अयासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो इसके शासनकाल में इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही और उसके शाह तुर्कान एक क्रूर महिला थी। उसके आदेश और फरमानों के से तुर्क अमीर बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने रुकनुद्दीन को पद से हटा दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया। अगला है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी पर दिल्ली पर शासन किया। रजिया सुल्तान प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी। और रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग कर चोगा यानी काबा, कुलाह और टोपी पहनकर दरबार में जाना शुरू कर दिया। और रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन यकूत, जो अबिसिनिया का निवासी था, उसे अमीर ए आखोर, घोड़ों का सरदार, इसके बाद नायब ए मामले प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो तुर्कगत का नहीं था। तो गैर तुर्क को ये पद देने के कारण तुर्क अमीर इससे नाराज हो गए। और यकूत और रजिया सुल्तान के प्रेम प्रसंग की चर्चा बढ़ने लगी, जिससे तुर्क अमीर और ज़्यादा विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न हो गए। इसके बाद अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जो बठिंडा का सूबेदार था। तो अल्तुनिया ने बठिंडा पर आक्रमण किया, लेकिन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और यकूत की हत्या कर दी। इसके बाद जब 2-3 महीने हो गए बंदी बने तो रजिया सुल्तान को दिल्ली से कोई भी छुड़ाने नहीं आया। तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को शादी का प्रस्ताव भेजा। तो अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से शादी कर ली। रजिया सुल्तान ने शादी करने के बाद फिर से बहराम शाह पर आक्रमण किया, लेकिन सत्ता को हासिल नहीं कर सकी। तो दिल्ली से वापस लौटते समय कैथल हरियाणा में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के हिंदू डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। और इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद जो दिल्ली का सुल्तान बना बहराम शाह ने जो शासन किया 1240 से 1242 ईस्वी में। और बहराम शाह का पूरा नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए एक नायब का पद बनाया और बहराम शाह नाम मात्र का सुल्तान था, जबकि वास्तविक शक्ति जो
40 गुलामों के जो 40 व्यक्तियों का गुट था या 40 दलों का सरदार था, उनके हाथों में थी। और 1242 ईस्वी में बहराम शाह को बंदी बना लिया गया और इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद सुल्तान बना। अलाउद्दीन मसूद रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और अलाउद्दीन के शासनकाल में 1245 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिन्होंने उच्च नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। लेकिन बलबन ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा से उच्च को अपने अधिकार में कर लिया या दिल्ली में शामिल कर लिया, जिसके कारण बलबन की प्रतिष्ठा पूरे राज्य में फैल गई और अलाउद्दीन मसूद शाह के विरुद्ध घृणा पैदा होने लगी। इसके बाद बलबन ने 10 जून 1246 ईस्वी को षड्यंत्र रचकर अलाउद्दीन मसूद शाह को कैद कर लिया और कैद खाने में ही अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया और नासिरुद्दीन महमूद ने 1246 से 1266 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। और नासिरुद्दीन महमूद ऐसा व्यक्ति था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, अपना गुजारा करता था। तो बलबन ने क्या किया, 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया और नासिरुद्दीन महमूद ने सारी शक्तियाँ बलबन को दे दी, क्योंकि बलबन ने ही षड्यंत्र रच करके नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। नासिरुद्दीन महमूद को दरवेश का राजा या दरवेश का राजा कहा जाता है। और नासिरुद्दीन धर्माप्राण व्यक्ति था, यानी कि वह कुरान की नकल करके उनको बाजार में बेचता था। और नासिरुद्दीन ने उलूग खां की उपाधि बलबन को दी थी। और हलाकू नामक मंगोल आक्रमणकारी ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था और नासिरुद्दीन महमूद शमसी राजवंश का अंतिम शासक था। और 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण और उसका कोई पुत्र न होने के कारण नासिरुद्दीन का उत्तराधिकारी बलबन बना, यानी बलबन स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद शुरू होता है बलबन वंश से बलबनी वंश। तो जो बलबनी वंश का शासन रहा है 1266 से 1290 और बलबन ने जो शासन किया है 1266 से 1286 ईस्वी तक। और बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम या दास था। जो बलबन था इल्तुतमिश का दामाद या दास था। और अमीर खुसरो और अमीर हसन इतिहासकार बलबन के दरबार में रहते थे और राज आश्रय पाते थे। बलबन ने जिल्ली इलाही की उपाधि से अपने आप को नवाजा था। बलबन ने सिजदा इसका अर्थ है सुल्तान के सामने घुटने पर बैठ कर के सिर झुकाना। और पाबोस सुल्तान के पांव को चूमना। ये बलबन ने इसलिए किया था सिर्फ तुर्क अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए सिजदा और पाबोस को लागू किया था। और बलबन ने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया था। और बलबन ने भारत में नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी, जो पारसी धर्म से लिया गया था।
और बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई, यानी खून का बदला खून। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए अपनाई थी। और ईरानी हीरो अफर सियाब का वंशज बलबन अपने आप को कहता था। बलबन ये कहता था कि हम ईरानी हीरो अफर सियाज के वंशज हैं। और बलबन ने दिल्ली के आसपास बसे मेवाती डाकुओं का दमन किया था। और बलबन ने दीवान ए बरीद नामक या गुप्तचर नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। और दीवान ए विजारत राजस्व विभाग बनाया। और दीवान ए अर्ज ये एक सैन्य विभाग बनाया। जो सैन्य विभाग बनाया वो इसलिए बनाया कि मंगोल सेना को जो आक्रमण करती है उसके लिए सदैव तत्पर सेना, मतलब तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार सेना का संगठन किया था। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने ऐसी सेना का संगठन नहीं किया था। 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मंगोलों से आक्रमण करते हुए या युद्ध करते हुए मारा गया था। उस सदमे को बर्दाश्त न करने के कारण 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। और जब बलबन की मृत्यु हुई तो बलबन की उम्र 80 वर्ष की थी। और बलबन का उत्तराधिकारी कैकुकाबाद हुआ। जो कैकुकाबाद है इसने 1286 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। जब कैकुकाबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। और कैकुकाबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया, जो गैर तुर्क था, मतलब वो तुर्की नहीं था। और कैकुकाबाद को कुछ दिन बाद लकवा मार गया। लकवा मारने के बाद तुर्क अमीरों ने शमसुद्दीन कैमूर्स जो कैकुकाबाद का पुत्र था को गद्दी पर बैठाया, जो मात्र 3 वर्ष का था। और ये सिर्फ 3 महीने तक ही गद्दी पर बैठा रहा। और जलालुद्दीन ने षड्यंत्र रच करके क्यूमर्स की हत्या कर दी। और इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो गया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।